गाइस वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग शुरू करेंगे फिर से एक बार वाइंडिंग अप। आप सभी जानते हो दोनों में डिफरेंस क्या, वाइंडिंग अप एंड व्हाट डिसोल्यूशन। आप सभी जानते हो व्हिच वन इज द प्रोसेस। चलो स्टार्ट करेंगे। वाइंडिंग अप आपको जवाब देना है, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में बताएंगे व्हिच वन इज द प्रोसेस। वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस एंड थोड़ा आवाज बढ़ाना, एंड डिसोल्यूशन इज व्हाट, इज एन इवेंट। आपको जवाब देना है दोनों में कौन सा पहले होता है। वाइंडिंग अप पहले होता है और डिसोल्यूशन होता है बाद में, ऐसा ही होता है। कहां पे लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, वाइंडिंग अप में। कहां पे पूरी तरह से सबका एसिड बेच के सबका हिसाब किताब चुका के हम लोग डन हो चुके हैं, वाइंडिंग अप। और जैसे वाइंडिंग अप खत्म हो जाएगा, सही है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ये तो ठीक है। इस दुनिया में दो टाइप के वाइंडिंग होते हैं। नंबर वन, एक वाइंडिंग होता है जो ट्रिब्यूनल करवाने लगा था आपको फोर्सफुली, और एक वाइंडिंग होता है वॉलंटरी जिसमें होता है मेंबर एंड क्रेडिटर्स। अगला सवाल दोस्तों ये रहा आपके सामने। ऑफिशियल लिक्विडेटर वो होता है जो फाइनल होता है, पर जब तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं होता आप अपॉइंट कर सकते हो प्रोविजनल लिक्विडेटर्स को, ये भी आपने पढ़ा है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बताएंगे वो कौन से 7 सर्कमस्टेंसेस है जहां पे वाइंडिंग अप को बोला जा सकती है, ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के लिए बोल सकता है। नंबर 1 बोलो, नंबर 1 कौन सा? अनेबल टू पे डेट्स का मतलब क्या होता है? अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत ये आदमी पिछले नोटिस देने के 21 दिनों के बाद भी दे नहीं सकता, इसका मतलब हुआ अनेबल टू पे, है ना। अगला सवाल नंबर 2 क्या लिखा है? नंबर 2 क्या लिखा है? एसआर पास। क्या एसआर पास हो मतलब? कंपनी में सारे मेंबर्स ने, देखो एसआर पास होने का नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप वाइंडिंग अप वॉलंटरी जा सकते हो या फिर ट्रिब्यूनल को बोल सकते हो, चले जाओ। इफ द कंपनी हैज व्हाट, क्या लिखा है? भारत के अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता के साथ में किसने खेला होगा? और एक बात, आपने सिका में कंपनी को रिवाइवल करने का चांस दिया था पर फिर भी कंपनी उभर नहीं आई उस केस में, उसके बाद में क्या लिखा है यहां पे बताइए? अरे बोलो क्या लिखा है? रजिस्ट्रार को ऐसे लगता है, क्या लगता है कंपनी लोगों को बर्बाद करने के लिए बनी है या कंपनी के लोग ही वाहियात है उस केस में? तो यहां पर रजिस्ट्रार है सेक्शन में। उसके बाद में क्या लिखा है? 5 सालों तक इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट भी नहीं भरा होगा, चाहे वो एनुअल स्टेटमेंट हो चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, नहीं दिया। और लास्ट में क्या लिखा है? कंपनी के पास में अब बंद होने के अलावा कोई भी चारा नहीं। एग्जाम्पल, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ, 3 बार झगड़े सॉल्व किए, अभी तक भी ये झगड़ा निपटने को रेडी नहीं है। अब की बार क्या करेंगे दोस्तों? जस्ट एन इक्विटल ग्राउंड पे, मतलब आखिरी रिसोर्ट बचा है। अब इसके अलावा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब एक बार सारे 7 पॉइंट को रिकॉल करते एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन से ग्राउंड पर आपका कंपलसरी बंद होना जरूरी है। नंबर 1, आपकी कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा रुपए 21 दिन से नहीं दिया। नंबर 2, आपकी कंपनी ने अखंडता, इज्जत, आबरू के साथ में खिलाया भारत के। नंबर 3री बात, शेयर होल्डर ने पास किया है, क्या पास किया? स्पेशल रेजोल्यूशन। नंबर 4, रजिस्टर ने कहा कि कंपनी बर्बादी के लिए बनी है या कंपनी के लोग ही बर्बाद है, या फिर आपकी कंपनी सिक होकर कभी उभर नहीं पाई। और नंबर 6, आपकी कंपनी ने 5 सालों तक एनुअल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भरा नहीं हुआ, दोनों में से एक भी नहीं दिया। और लास्ट में लिखा है कंपनी के पास में आप बंद होने के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं है। ऐसे सारे केस में बंद होना जरूरी है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों। आप सभी जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, बताओ बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला सेक्शन क्या लिखा है? 270, आप सभी जानते हो 200 कौन सा देखा हमने? अभी कौन सा देखा हमने? अभी हमने 70 में क्या देखा? 70 में है कि कौन से टाइप के वाइंडिंग अप होते हैं, वॉलंटरी, कंपलसरी, वो ठीक है। 271 में देखा कि कब कब कंपलसरी होगा ट्रिब्यूनल द्वारा। और अब 272 में कौन से लोग पिटिशन दाखिल कर सकते हैं? कंपनी कर सकती है, क्रेडिटर कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर कर सकते हैं, आरओसी कर सकता है, सीसी कर सकता है। आप सभी देख सकते हो क्या लिखा है? कंपनी बोल सकती है बंद करवा दो, क्रेडिटर बोल सकते हैं बंद करवा दो, कॉन्ट्रीब्यूटर ही कर सकते हैं बंद करवा दो, ये सब लोग साथ में भी बोल सकते हैं, रजिस्टर बोल सकता है, साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑथराइज पर्सन भी बोल सकता है। और इन केस ऑफ फाइलिंग ये सब लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकता है। कौन से केस में? सी वाली मतलब कौन सी? भारत के इंटीग्रिटी, अखंडता की बात अगर होगी तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकता है इसको बंद करवा दो, है ना बच्चों? बोलो बोलो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 273 से। अब मैं चालू कर रहा हूं जो नया है, जो इसके पहले कभी नहीं था। मैं चालू करूं क्या? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल आपको दिख रहा होगा यहां पे, देख रहा है तू? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब बताओ, आप जैसे लोगों ने ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया, सेक्शन नंबर 271 में कौन से लोगों ने अप्लाई किया जो 272 में लिखे थे?
कौन से लोग अप्लाई करते हैं? 272 वाले। किसको करते हैं अप्लाई? ट्रिब्यूनल को। कौन से सेक्शन में करते हैं? 271 में। नहीं समझाऊंगा। 270 में जो भी मैटर है, वो मैटर को कौन अप्लाई कर सकता है? जो 272 में लिखे हुए हैं, बराबर है। और ऐसे समय पे जब आप अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई करने के बाद में ट्रिब्यूनल क्या जजमेंट देगा उसके बारे में, तो ये जजमेंट देगा। बताइए ये लोग कहां से आए? ये कौन से लोग हैं? 272 के 5 लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कब कर सकता है? जब 271 सबसेक्शन सी होगा, ठीक है ना। ये अप्लाई कर रहे हैं। पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल को दिया, ट्रिब्यूनल ने 90 दिन के अंदर ऑर्डर दिया। अप्लाई किया ट्रिब्यूनल को, 90 दिनों के अंदर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि इसका ये डिसमिस कर दो। ये कोई ग्राउंड ही नहीं है, यह कोई ग्राउंड ही नहीं है। ऐसे जमाने में थोड़ी ना वाइंडिंग अप। अभी मैं वाइंडिंग अप की बात कर रहा हूं, आई डिड नॉट टॉक अबाउट डिसोल्यूशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वाइंडिंग अप। आई डिड नॉट टॉक अबाउट डिसोल्यूशन। दोस्तों, आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, अभी वाइंडिंग अप चालू होगा या डिसोल्यूशन? अरे अभी तो वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दूंगा, अभी तो लिक्विडेटर आएगा। लिक्विडेटर आके सारे प्रॉपर्टी को बेचेगा, और जो प्रॉपर्टी बेचेगा ही पैसा जो आया एक एक क्रेडिटर को देंगे, इसको उसको उसको, गवर्नमेंट को। याद करो, वर्कमैन ड्यू देंगे, सिक्योर क्रेडिटर को देंगे, वो सारे पैसे देंगे। वो तो तब होगा जब ये वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया। ये तो बोला डिसमिस भी कर सकता है, इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है। मतलब क्या बोलेंगे? एक काम करो, प्रोविजनल लिक्विडेटर को लेके जाओ। ये देखो यहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर कर सकता है, वाइंडिंग अप का वो ऑर्डर दे सकता है, या फिर इंटरिम ऑर्डर। मतलब बोलेंगे एक काम करो, अगर आपको लगता है कंपनी का, वैसे तो मैं वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं दे सकता, पर एक काम करेंगे, तब तक जब तक हम लोग सोचते हैं तब तक कंपनी को बस स्टे लाएंगे। स्टे लाएंगे मतलब क्या? कंपनी कुछ भी नहीं करिए, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती जब तक हम लोग इसके बारे में विचार करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब तक वाइंडिंग अप का ऑर्डर आने से पहले लोग क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी जानबूझ के बेच देते हैं और पैसा डायरेक्ट लेके खा लेता है। समझता है? इसलिए तो हमने कल सेक्शन में पढ़ा था ना, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर कोई प्रॉपर्टी बेचे होगी तो उसको वॉइड माने जाएंगे, ऑल दैट। तो ये इंटरिम ऑर्डर भी दे सकते हैं, कुछ मत करो, जब तक स्टे लाओ, जब तक हमारा फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक शांत बैठिए, कुछ मत करिए। अदर ऑर्डर भी दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज, शैल नॉट रिफ्यूज, shall not refuse make an winding of order on the grounds that the company has mortgaged all its assets for the amount equal to or an excess of the assets of that company has no assets। समझा क्या? इस बुनियाद कंपनी, देखो ट्रिब्यूनल ये नहीं बोलेगा क्या करेंगे इनका वाइंडिंग अप का ऑर्डर देके, वैसे भी इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं, एक तो असेट्स ही नहीं। आप बोलेंगे ना साहब असेट्स बेच के हम क्रेडिटर के पैसे दे दो, हम लोग को आज तक कंपनी ने कुछ नहीं दिया। अब ये तो वो कंपनी बोल रही, कौन बोल रहा? क्रेडिटर बोल रहे हमको पैसे दे दो। फिर ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? अरे एक मिनट चेक करने दो कि कितने असेट्स है कंपनी के पास में। तो मालूम चला कुछ असेट्स ही नहीं है, या फिर असेट्स से सारे गिरवी रखे हुए, फिर भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वाइंडिंग अप करने से पहले ये चेक करना कि असेट्स है क्या नहीं। वैसे वास्तविक तौर पर तो असेट्स को बेचकर ही क्रेडिटर को पैसे दिए जाएंगे, पर वो बोल रहा है कि वाइंडिंग अप के लिए ये बैरियर नहीं होना चाहिए। अरे वो तो लिक्विडेटर जब अपॉइंट होगा तब सोचेगा ना, वो कहां से पैसे लाना है, किससे लाना है। हो सकता है इन्होंने बताया होगा प्रॉपर्टी नहीं, पर हो सकता है बहुत प्रॉपर्टी होंगी इनके पास में। मतलब वाइंडिंग अप का ऑर्डर देने के लिए क्या बाधा नहीं आना चाहिए। ऑल्दो दे आर नॉट हैविंग असेट्स, स्टिल वाइंडिंग अप का ऑर्डर कैन बी इश्यूड। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने। ट्रिब्यूनल में रिफ्यूज टू मेक एन ऑर्डर वाइंडिंग अप if it is of the opinion that some other remedy is available। समझा क्या लिखा है? some other remedy, some other remedy क्या लिखा है? इसका मतलब क्या मालूम है? अगर देखो भाई, हर कोई चीज का सॉल्यूशन जो है वाइंडिंग अप नहीं होना चाहिए, बिकॉज वाइंडिंग अप जो होगा, नहीं समझे आप? ये मैं आपको ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट में समझा था। अगर ये बात इनके सुलेनामा से हो सकती है तो क्यों इनका तलाक हो जाए? तलाक मत करिए, तलाक करने से पहले क्या करना चाहिए? सुलेनामा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? वाइंडिंग अप का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब वाइंडिंग हुआ तो कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स मारे जाएंगे। किसी भी कंपनी को बंद करना मतलब बे शेयर होल्डर के लिए, मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी बाधा की बात है। इसलिए इस तरह से कभी भी ऑर्डर दिए नहीं जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे तो इसलिए बोलना अगर दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है तो इन्होंने क्या नहीं करना चाहिए। आगे सेक्शन खत्म हो गया, 273 हमारा हो चुका है। वापस बताएंगे 270 में क्या हुआ?
तो यहां में दो टाइप के वाइंडिंग अप, एक कंपल्सरी, एक वॉलंटरी। वॉलंटरी में दो मेंबर्स, फिर 271 ये ग्राउंड्स के लिए, 7 ग्राउंड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक डेट, दूसरा एसआर, तीसरा भारत की अखंडता, इज्जत, आबरू के साथ कोई खिला। नंबर 4 सिख कंपनी रिकवर नहीं। नंबर 5 रजिस्ट्रार को लगता है नंबर की वो अगर डिफ्रॉड किया है और लोग ही बेकार है। 6 एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट नहीं किया 5 सालों तक, और अब इसके जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। 272 में कौन से लोग अप्लाई करेंगे? क्रेडिटर करेगा, मेंबर करेगा, कंपनी करेगी, आरओसी करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कंट्रीब्यूटर्स करेंगे, सब मिला के करेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 273 में ऑर्डर कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर भी दे सकते हैं। अरे वो तो प्रोविजनल लिक्विडेटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, पर वो ये भी बोल सकते हैं अगर कोई और चारा अवेलेबल है तो हम वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं देंगे। और साथ साथ में ये भी बोलेंगे क्या, अगर भले ही कंपनी के पास में असेट्स नहीं है और इनसफिशिएंट है, फिर भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। कितने दिनों में भाई? 90 डेज में। किसको 90 डेज में? अप्लाई करने के 90 दिनों के अंदर। अगला पढ़ूंगा मैं, 274 पढ़ूंगा। आर देयर एवरीबॉडी? ए गाइस कम ऑन। आज मैं कहां तक पढ़ूंगा मालूम क्या आपको? आई एम गोइंग टू टीच यू 50 सेक्शंस टुडे। 50 कहां तक जाना है? मैं 325 तक जाना है आज। सो इतने सेक्शंस हो जाएंगे एक दिन में। तेरी ऐसी तेरी। वैसे तो मैंने प्लान किया था मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। कौन सा? ये वाला, क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ बहुत ज्ञान नहीं देने वाला। क्या ज्ञान दूंगा? एक आपको नॉलेज दे रहा हूं कि कैसा प्रोसीजर होगा। अगर आप भी रीड आउट करें तो आपको भी समझ में आएगा। पर मैं अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ाया नहीं और आपने भी छोड़ दिया, मुझे डर है इस बात का। तो इसीलिए आपको मैं इज्जत से एक एक पॉइंट समझा के, एक बार अभी मेरे साथ खत्म कर लो, घर पे आप करोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने भी छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया, एग्जामिनेशन में इस पे के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो। प्रोसीजरल है, बहुत आपको अनशेंड कुछ दिखाई नहीं देगा। इधर ना मेरे पास क्या लिखा है इसमें देख लो। डायरेक्शंस फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वेयर अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप इज अ फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल। कब? कौन से इसमें फाइल हुआ भाई? 271 में। बाय एनी पर्सन, जो 272 में लिखे थे, अदर देन द कंपनी, द ट्रिब्यूनल शैल इज सैटिस्फाइड दैट द प्राइमा फेसी केस for the winding of the company is made out by an order direct the company to file its objection. Its objection मतलब कंपनी को बोलेंगे भाई लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी को बंद करना। हो सकता है क्रेडिटर है साहब, इन्होंने 1 लाख रुपए नहीं दिए, 25 दिन हो गए, ये चाह रहा है कंपनी बंद करे, तो फिर वो पूछेगा ट्रिब्यूनल, हे कंपनी तुम्हारे बंद करने के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, क्या तुम्हारी कंपनी हम बंद कर सकते हैं? क्या कोई तुम्हें ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन अलॉन्ग विथ व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विद इन 30 डेज। और ये भी कहना अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर कोई बात नहीं, पर अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो ये भी बताओ कि तुम्हारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कंपनी की सच में वास्तविक स्थिति क्या है। समझ रहे? नहीं समझ रहे? अरे तो कोई भी बोलेगा ना बंद कर दो बंद कर दो, तो इनको प्रूव करना पड़ेगा साहब हम बंद करने से नहीं है, हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांग है, देखो हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हमारी कंपनी ने कितना ग्रोथ है, कितना प्रोग्रेस किया है, कितना पैसा कमाया है, और ये लोग क्या बोल रहे हैं हमारी कंपनी बंद कर देंगे। अरे साहब बंद उसको किया जाता है जो कंपनी कुछ करने लायक होता नहीं। हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब पूरा परफॉर्मेंस, कितना पैसा कमाया, कितनी प्रॉपर्टी, कितना असेट्स है, ताकि फिर ट्रिब्यूनल बोलेगा ठीक है तुम्हारे पास पुख्ता ग्राउंड है, हम तुम्हारे लिए वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। आगे प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल में 30 डेज से ऊपर के बाद भी आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने का चांस दिया जा सकता है अगर सीजी को लगता है। मुझे बताओ ना मैं क्या बोल रहा हूं? 30 दिन क्या रहेगा? 30 दिन किसको देना? 30 दिन कहां से चले होंगे? वाइंडिंग अप के ऑर्डर से नहीं। देखो क्या लिखा, within 30 days of the order in such form and the manner नहीं क्यों रुको, पिटिशन फॉर द वाइंडिंग फाइल किया लोगों ने, और फिर क्या होगा इन्होंने पूरा पढ़ो ना, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज मेड आउट एंड द मैन ऑर्डर द स्टेटमेंट ऑफ विद इन 30 डेज और ऑर्डर इन सच फॉर्म। मतलब किसने? कंपनी को जब से इन्फॉर्म किया कि भाई तुम 30 दिन में लाके दो, तो कंपनी ने 30 दिन में लाके देना चाहिए, और कंपनी कुछ कारण से नहीं ला सकी और कारण जेन्युइन होगा तो 30 दिन के बाद भी वो सबमिट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फॉर दैट ट्रिब्यूनल may direct the petitioner to deposit such a security for the cost। क्या है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट? मतलब क्या?
कुछ पैसे भी जमा करने के लिए बोल सकते हैं कि हम होता ना इन्वेस्टिगेशन में 25,000 रुपए ऑल दैट, वैसा है कि इनका अगर वाइंडिंग अप चलाना होगा या कुछ भी करना होगा मैटर, तो उनको बोल सकते हैं इतने पैसे जमा करवाओ। कौन बोल सकता है ऐसे? ट्रिब्यूनल। अ कंपनी विच फेल्स टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्यों कर रहे मस्ती है, अगर उन्होंने बोला तो सबमिट करना चाहिए, देन शाल फॉरफिट द राइट्स ऑफ अपोज टू द पिटिशन। समझा क्या लिखा है? नहीं समझा तो फिर वो ऑब्जेक्शन लेने का अधिकार नहीं। आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट नहीं किया, इसका मतलब क्या? आपकी कंपनी जरूर उस लायक है, मतलब आपकी कंपनी सच में इतनी खराब है, इतनी वाहियात है, इसीलिए ही आपकी कंपनी बोला गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट नहीं करे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्या प्रूव कर देंगे? देखो साहब मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी ग्रोथ है, पर अब तुम सबमिट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या? तुमने चांस ले लिया और अब तुम अपोज भी नहीं कर सकते हो। The direction and other officers of the company, director or other officers of the company, in respect of which an order for the winding up is passed by the tribunal under clause D, under clause D of 1 of section 273. Sir, 273 तो अभी गया, क्या था उसमें? समझा क्या? अरे डी वाला ये आप बोलो क्या बोल रहे हैं? द डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 273 शाल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ सच ऑर्डर सबमिट द कॉस्ट। अरे कुछ नहीं यार, अगर उन्होंने बोला होगा कॉस्ट पैसा दे दो 30 दिन में अंदर। इफ एनी डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंस, अरे क्या कॉन्ट्रावेंशन करने का, ये लोग पागल हो गए क्या? तो उसको पनिशमेंट देंगे, उसको फाइन देंगे, बहुत भी हो सकता है, ठीक है छोड़ दो आगे। The complainant may file in this behalf before the special court by register, provisional liquidation, company liquidation or any person authorized by tribunal. क्या लगे? The complaint may be filed in this behalf. किस behalf में? किस behalf में? किस बात की कंप्लेन हो रही है? Before the special court बाय रजिस्टर कर सकता है, प्रोविजनल लिक्विडेटर कर सकता है, कंपनी लिक्विडेट करता है, और एनी पर्सन ऑथराइज बाय द ट्रिब्यूनल। नहीं समझे? कौन कौन कर सकता है अप्लाई? अरे अंडरलाइन करो, रजिस्टर कर सकता है, और कौन कर सकता है? प्रोविजनल लिक्विडेटर, और क्या लिखा है? कंपनी लिक्विडेटर, और क्या लिखा है? पर्सन ऑथराइज बाय ट्रिब्यूनल। ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? इस सेक्शन में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो इस सेक्शन के चीजों को ये लोग अप्लाई करके कंप्लेन करेंगे। द कंप्लेन मेड मे बी फाइल्ड इन दिस बिहाफ। इन दिस बिहाफ मतलब कौन सा बिहाफ? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करने के चक्कर में और ऑब्जेक्शन के चक्कर में कभी भी किसको कुछ प्रॉब्लम है तो इन लोगों को, किसको? रजिस्ट्रार को कुछ प्रॉब्लम है या फिर लिक्विडेटर को लगता, मान लो हो सकता है इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ गलत बोला है या फिर इनका ऑब्जेक्शन ही गलत है। किसका ऑब्जेक्शन गलत है? एक कंपनी बोल रही है हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही बातें गलत लिखी हुई है। तो अगर इनको कुछ ऑब्जेक्शन लेना है, किसको? रजिस्ट्रार को लेना है, लिक्विडेटर को लेना, तो ये लोग किस में फाइल करेंगे? स्पेशल कोर्ट के पास। आगे बढ़ेंगे, मैं आपको ले जाऊंगा यहां पे जिसका नाम है, अब बता आपको पता नहीं पूरा सेक्शन इस सीक्वेंस में चल रहा है। देखो ना क्या हुआ, पहले बताया कि कौन सा टाइप है, फिर 71 में क्या बोला, कौन कौन से ग्राउंड्स पर कर सकते हैं। 72 में बोला कौन कर सकते हैं। 73 में क्या बोला है कि वो क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। 74 में क्या हुआ, अगर ये हां बोलने से पहले तो वो क्या बोलेंगे, तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट करो। किसको बोलेंगे? कंपनी को, कि तुम्हें जो ऑब्जेक्शन लेने ले लो और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट कर दो, इतनी कॉस्ट सबमिट कर दो। अब 75 में देखो क्या लिख रहा है, अगर मान लीजिए इनको लगता है कि कंपनी के ऊपर लगाए इल्जाम जो 271 के थे 272 में लगाए हुए हैं और ऑब्जेक्शन लेकर भी मान लो इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट ही नहीं किया और ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं, आपको पता नहीं लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, या फिर ऑब्जेक्शन लिया था पर काम का नहीं है, मतलब कंपनी जबरदस्ती कुछ भी बोल रही है, मतलब इसका लिक्विडेशन होना जरूरी है। तो ऐसे केस में लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जा सकता है। पर सवाल ये उठता है लिक्विडेटर कौन होता है, कहां से लाएंगे? अब उसके ऊपर 275 दिया हुआ। अब बताओ लिक्विडेटर क्यों आया पिक्चर में? कंपनी के सारे असेट्स को बेचना है, जमीन जायदाद को बेचना है,
कंपनी के कैश है, कंपनी की प्रॉपर्टी है, उसको बेचना है, हजारों क्रेडिटर के पैसे देना है, तो कुछ बेच के जो पैसे आएंगे वो सारे क्रेडिटर्स में बांटना है, गवर्नमेंट में बांटना है, वर्कमैन में बांटना है। ये काम कौन करेगा? अगर कंपनी के डायरेक्टर ही करेंगे तो सब फ्रॉड करेंगे। इसलिए कोई तीसरा आदमी जो गवर्नमेंट जानता है, इसलिए गवर्नमेंट अपने वाले बंदे को भेजता, जा ये पूरा कंपनी सेटल कर दो। और लिक्विडेटर को भी पैसे मिलते हैं, वहां से सैलरी मिलती है, किसमें से? उसको बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जिसको रैंक नंबर 2 मिलता है। फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप of a company by the tribunal at the time of passing order of winding up shall appoint किसको भाई? Official liquidator or liquidator from the panel of maintain under subsection 2। अभी subsection 2 देखो कहां से आएगा। एक तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, या लिक्विडेटर ऐसा होगा जो पैनल में से, पैनल कहां पे है? प्रोविजनल लिक्विडेटर और द कंपनी लिक्विडेटर एज द केस में बी शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम पैनल मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? इसका मान यार, पैनल कहां से मेंटेन हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंटेन किया था। कंसिस्टिंग ऑफ द नेम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, एडवोकेट्स, ठीक है, सीएस, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, और फर्म्स और बॉडीज ऑफ कॉर्पोरेट हैविंग, मतलब सीए की फर्म, एडवोकेट की फर्म, कंपनी सेक्रेटरी की फर्म, कॉस्ट अकाउंटिंग की फर्म एंड सच अदर प्रोफेशनल। अदर प्रोफेशनल का मतलब क्या था? उनके जैसे और कोई। मे बी नोटिफाइड बाय सीजी, मतलब वो जो पैनल होगा उसमें सीए होंगे, सीएस होंगे, सीडब्ल्यू होंगे, ऐसे ही लोगों को लिक्विडेटर बोल के चुना जा सकता है। कौन चुनेगा? ट्रिब्यूनल। कहां से चुनेगा? इस पैनल में से। किसके लिए? कंपनी के लिए, ताकि कंपनी के एसेट्स को बेचे। वेयर द प्रोविजनल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल मे लिमिट रेस्ट्रिक्ट हिज पावर। समझा क्या? अगर प्रोविजनल को अपॉइंट किया हुआ तो उसकी क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए उसकी पावर की? कौन बोलेगा? सीजी। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिमूव, बोलो क्या लिखा है? The name of any person or firm or body corporate from the panel। समझा कुछ? अगर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ सीएस कैपेबल नहीं होंगे तो सीजी उसका नाम कहां से हटा देगा? पैनल से हटा देगा। प्रोवाइडेड दैट उस आदमी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। क्या लिखा है यार? द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर और द कंपनी लिक्विडेटर एंड द फी पेबल बाय हिम, फी पेबल टू हिम, और इट शैल बी स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल ऑन द बेसिस ऑफ टास्क रिक्वायर्ड टू बी। समझा क्या? उसको कितने पैसे देना चाहिए और कितने महीने के लिए अपॉइंट होगा, वो सारी बातें कौन डिसाइड करेगा? ट्रिब्यूनल। ऑन द बेसिस ऑफ उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कितना, उसका क्वालिफिकेशन, मतलब अर्थात इतना ही है कंपनी की लिखा ना साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी की साइज देख के, उसका क्वालिफिकेशन देख के, उसका काम देख के डिसाइड होगा कि उसको कितने पैसे, क्या कितने पैसे, कितने पैसे मिलना चाहिए। आगे an appointment of a provisional liquidator or company liquidator as the case may be, such a liquidator shall be declaration, क्या लिखा है? Declaration within 7 days from the date of appointment in the prescribed form disclosing the conflict of interest and lack of independence। इसका मतलब समझता है? एक बार वो अपॉइंट हो गया तो उसको लगता है कि ये कंपनी तो मेरे भाई की है, मैं तो इतना इंडिपेंडेंटली जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो एक काम करो, खुद ही बोल देगा 7 दिनों के अंदर, साहब मैं बाइज्ड ओपिनियन दे सकता हूं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा काम तो आपको समझाना, मैंने समझा दिया। 7 दिन के अंदर वो बोल देगा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। वाइल पासिंग वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर द ट्रिब्यूनल में अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर। हाँ, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया। इफ एनी अपॉइंटेड दिस एज द कंपनी लिक्विडेटर फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग। क्या लिखा है? वाइल पासिंग द वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किसको बोल रहा है? प्रोविजनल लिक्विडेटर इफ एनी अपॉइंटेड अंडर क्लॉज सी ऑफ व्हाट, क्या कौन सा लिखा है? इसमें जो अपॉइंट किया होगा, कुछ नहीं लिखा है। ट्रिब्यूनल किसको अपॉइंट कर सकता है? प्रोविजनल। ठीक है, अब बताओ प्रोविजनल कौन होता है? हाँ, प्रोविजनल कब तक काम करेगा? जब तक आपका वो मेन कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं होता। इसी के साथ में हमने इस सेक्शन में इतना ही पढ़ा। वहां पे एक पैनल होगा, उस पैनल एक्सपर्ट में से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसका निकाल देगा उसको। ठीक है, और किसी का अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगा तो 7 दिन में इन्फॉर्म करके मेरा इंडिपेंडेंस नहीं है, आगे बढ़ना। अब मैं कहां पे हूं? सेक्शन नंबर 276, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? लिक्विडेटर। आप समझ रहे हो क्या लिखा होगा इसमें? आप बताओ तो क्या लिखा होगा?
अगर वो लिक्विडेटर ने अच्छा काम नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फ्रॉडुलेंट है, या वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या आपको लगता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इंसान को निकाल सकता है? वही लिखा है रिमोल में, द ट्रिब्यूनल में ऑन रीजनेबल कॉज बीइंग शोन एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिमूव लिखा है, रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। उसको बोला भी जाएगा कि आखिर उसको क्यों निकाल रहे हैं। द प्रोविजनल लिक्विडेटर और कौन सा लिक्विडेटर? कंपनी, दोनों को भी निकाल सकते हैं। एज द केस में भी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, एक अगर उसने मिसकंडक्ट किया होगा, उसने फ्रॉड किया। मिसफिजेंस का मतलब बताया था ना, काम सही है पर गलत तरीके से किया। काम सही कर रहा है, ऑथराइज काम गलत तरीके से कर रहा है। प्रोफेशनल इनकम्पिटेंसी, आदमी की कंपिटेंसी नहीं है, ड्यू केयर करता नहीं, डिलीजेंस दिखाता नहीं। आगे बोलो क्या लिखा है? इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, वो प्रोविजनल लिक्विडेटर करने लायक है नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, उसका इंडिपेंडेंस नहीं है। ऐसे केसेस में उसको निकाल दिया जा सकता है। वापस से बताना कौन से? नंबर 1, फ्रॉड कर दिया, मिसफिजेंस करता है, वो इनकेपेबल है, वो ड्यू केयर नहीं करता, निकाल सकते हैं उसको। मिसकंडक्ट कर रहा है। इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर वो मरी गया और रिजाइन कर रहा है, रिमूव कर रहा है ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर और एज द केस में बी कंपनी लिक्विडेटर, द ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर द वर्क। ट्रिब्यूनल ये काम किसी और को सौंप सकता है। पहले ए को अपॉइंट किया था, वो मर गया, बी को दे देंगे। आगे बढ़ेंगे। वेयर द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट लिक्विडेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनी लॉस और डैमेज, पढ़ रहा हूं मैं, वेयर द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी लिक्विडेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनी लॉस और डैमेज टू द कंपनी ड्यू टू फ्रॉड। अगर मान लीजिए लिक्विडेटर नहीं, क्या फ्रॉड कर सकता मालूम है? कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दिया है और बेच के वही पैसे खा लिया। अब सोचो, जिसको अपॉइंट किया था वही पैसे लुटेरा निकल गया। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 400 करोड़ आए और बोल रहा 300 करोड़ आ गए, 100 करोड़ का फ्रॉड किया। अब ये आदमी ने जो 100 करोड़ चुरा है तो उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे ना, तो 100 करोड़ जो उसने चुरा है, सोचे ना, जिसको भलाई के लिए बुलाया था, जिसको बेचने के लिए, वही आदमी लुटेरा निकल गया। ये पहले ही लोग मरे हुए हैं, जिसको बुलाए वो भी लुटेरा निकला। देखो ना, एनी लॉस और डैमेज टू द कंपनी ड्यू टू फ्रॉड, मिसफिजेंस, फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर, डिलिजेंस, ट्रिब्यूनल में रिकवर। समझ गया ना, लॉस और डैमेज। ट्रिब्यूनल शाल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर उसको अपॉर्चुनिटी बिंग हट देना चाहिए, कोई बात नहीं। 276 सेक्शन खत्म हो गया। क्या समझा आपको इसमें? इस सेक्शन का समरी बताओ, क्या लिखा था हमने? कुछ नहीं। ये आदमी अगर कुछ गलत काम करता है, फ्रॉड करता है, मिसकंडक्ट करता है, उसको निकाल सकते हैं। उसको निकालते समय अपॉर्चुनिटी बिंग हट देना चाहिए। और जो भी उसने गंदा काम किया, जितने पैसे चुराए होंगे वो सारे पैसे रिकवर कर लेंगे। खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 277 में आ जाओ। इधर देखो बरा, स्क्रीन पे आओ, 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 स्क्रीन पे आओ। मुझे बोलना है, ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर दे सकता है और ऑर्डर देने के विद इन 7 डेज के अंदर इंटीमेट करेगा कंपनी लिक्विडेटर। आप बोलेंगे ना, ऑर्डर दे दिया। फॉर एग्जांपल, लोगों ने अप्लाई किया 271 में, अब इसने अप्लाई किया, बोले ठीक है तुम्हारा जो बोलना है 272 में वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, 273 में वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। तो 272 में बोला, 273 में बोला वो एक्सेप्ट कर लिया मैंने, कोई बात नहीं। अब जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लिया मतलब उसने ऑर्डर दे दिया। किस बारे में ऑर्डर दे दिया? ऑर्डर दे दिया किस बारे में? कि ये एक्सेप्ट हो गया, सब हो गया। जिस दिन को ऑर्डर दिया, मान लो 1 तारीख को ऑर्डर दिया होगा, 1/6, तो 7/6 को क्या होगा? विद इन 7 डेज इंफॉर्मेशन दिया। किस बारे में? अरे किस बारे में इंफॉर्मेशन दिया? इंफॉर्मेशन देगा, इंटीमेशन देगा कंपनी लिक्विडेटर को और प्रोविजनल लिक्विडेटर को। क्या समझा इसके बारे में? समझा? कंपनी लिक्विडेटर कौन है? प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे, सबको इन्फॉर्म करेंगे। अभी तक तो लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हुआ, तो उनको बोल देंगे तुम भी आ जाओ। आरओसी को बोल देंगे ये कंपनी हम लोग अब वाइंडिंग अप इसकी चालू कर रहे हैं। आरओसी को भी पता होना चाहिए। अब फिर क्या होगा? आरओसी क्या करेगा? इसको नोटिफाई कर देगा ऑफिशियल गजट में कि कंपनी अब बंद होने जा रही है, ताकि पूरे समाज को और पूरी कंपनीज को पता होना चाहिए कंपनी बंद हो रही है। इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो आरओसी उनको भी बोल देगा कि कंपनी बंद हो रही है। मेक एन एंडोर्समेंट टू द इफेक्ट दिस रिकॉर्ड रिलेटिंग टू व्हाट?
मेक एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट इन दिस रिकॉर्ड रिलेटिंग टू व्हाट, मतलब सारे रिकॉर्ड्स में लिख देंगे कि अब ये कंपनी बंद हो रही है। अब क्या होगा, जैसे वाइंडिंग अप करेंगे, वाइंडिंग अप को ऑर्डर आएगा, उसके 7 दिन में तो यही काम हो गया। उसके 3 हफ्तों के अंदर कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट कमिटी। अब ये 7 दिन में तो अपॉइंट हो गया था, पर जिस दिन ऑर्डर हो गया 7 दिन में तो आ गया था, 3 हफ्तों के अंदर क्या बनाएगा, वो एक कमिटी की स्थापना करेगा। बोले एक कमिटी चाहिए जो मुझे ये सारे एसेट्स और लायबिलिटी का असेसमेंट करना है। अरे यार, रिलायंस जैसे कंपनी का वाइंडिंग अप निकला, एक लिक्विडेटर क्या करेगा, यू नीड लॉट ऑफ पीपल टू वर्क अंडर यू, कितना जहां देखना पड़ेगा, इतने एसेट्स से, अरे हजारों ब्रांचेस होती है आपकी इंडिया में, इंडिया के बाहर है, तो ये सारी चीजों का असेसमेंट करना होगा और असेट्स की वैल्यू लिखेंगे और लिक्विडेटर की क्या बोलते हैं, क्रेडिटर की वैल्यू लिखेंगे। इसके लिए यू नीड अ पीपल। तो क्या बोलता है, कमेटी बनाएंगे, कमेटी में ऑफिशियल लिक्विडेटर खुद रहेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर भी रहेंगे, उनको भी बुलाएंगे, साथ साथ में प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल, ये लोग भी आएंगे। ये सारे लोग की कमेटी बनेंगी और फिर क्या होगा, कमेटी बनने के बाद में ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म करेगा किस बारे में, कि हमने ये कमेटी की स्थापना की है। अभी तक वो कमेटी क्या करेगी वो अगले सेक्शन में देखेंगे। एक बार देख लो क्या क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। 7 दिन के अंदर लिक्विडेटर अपॉइंट कर लेंगे, आरओसी को इंटीमेट कर देंगे, आरओसी भी सबको इंटीमेट कर देगा। रही बात जिस दिन ऑर्डर दिया उसके 3 हफ्तों के अंदर ये लिक्विडेटर कमेटी बनाएगा और कमेटी क्या करेगी, कमेटी बन के ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म कर देगी हमने ये कमेटी की स्थापना हमने करी है, खत्म हो गया। अब क्या हुआ, कमेटी क्या करेगी, जो कमेटी आई है, अरे कमेटी आई ना, क्या लिखा देखो उसी सेक्शन में हूं मैं, कंपनी लिक्विडेटर शाल बी कन्वीन ऑफ व्हाट मीटिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कमिटी। समझा क्या, लिक्विडेटर क्या करेगा, सिर्फ कमेटी बनाएगा नहीं, उनकी मीटिंग कराएगा। कमेटी विच शाल असिस्ट एंड मॉनिटर लिक्विडेटर्स प्रोसीडिंग इन द फॉलोइंग मैनर। समझा क्या, वो अब मान लो ये लोग हैं, 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 और साथ में लिक्विडेटर्स बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे, सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन असेट्स टेक ओवर कैसे करना है, और ये सारे लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को, जो कंपनी का काम का चल रहा है उसको मैंने देखेंगे, कैसे कंपनी के प्रॉपर्टी को और कैश को रिकवर किया जाएगा। नहीं समझा, समझा, साथ साथ में क्या लिखा है, कैसे एसेट्स को रिकवर करना है, कैसे सेल करना है, कैसे क्रेडिटर को पैसे देना है। आपको लगता नहीं कैसे डिविडेंड को पैसे देना, ये तो वही चीज है, कुछ नहीं, ये तो ये आपको लगता नहीं ये लोकल काम है, मतलब यही तो काम है जो करने वाला है। अब उसको क्या करना है, जितने क्रेडिटर है देखना कितने क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर 2 लाख है, देखेंगे एसेट्स कितने, एसेट्स हो गए 1.5 लाख। अब वो डिसाइड करेंगे किस किस को पैसा देना है, क्या करना है। ये सारा काम कौन करेगा, ये लिक्विडेटर और ये कमेटी साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे। पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा एसेट्स कौन से है, कहां कैश है, कहां पे कौन सी बैंक में है, कहां से कितना पैसा आना बाकी है। वो सारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को देखेंगे, किसके किसके पास में कितनी उधारी बाकी है, किससे कितना आना बाकी है, कौन से बैंक में कितना पैसा है, वो सारी चीजें चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे। आगे कंपनी लिक्विडेटर प्लेस बिफोर द ट्रिब्यूनल रिपोर्ट अलॉन्ग विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑन द मंथली बेसिस। क्या लिखा है, टिल द फाइनल रिपोर्ट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी सबमिटेड। अब कैसे होगी, मीटिंग एक बार नहीं होंगी, अरे इतना रिलायंस कंपनी के ये करने जाओगे ना आपको 2-1-2 साल लगेंगे डिसाइड करने के लिए। तो मंथली बेसिस पे मीटिंग कंडक्ट करते रहेंगे और रिपोर्ट किसको करते रहेंगे, इस मीटिंग में डिसाइड हुआ, उस मीटिंग में वो डिसाइड हुआ, किसको जाएगा वो, ट्रिब्यूनल। कंपनी लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट फॉर द कंसिडरेशन। समझा क्या, अब जब 12-13 महीने 15 महीने इन्होंने मीटिंग कर ली, जो फाइनल रिपोर्ट बनेगा किसको सबमिट करेंगे, रिपोर्ट ऑफ द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ व्हाट। समझा क्या, कंपनी लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट फॉर द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ व्हाट। तो फिर बाद में वाइंडिंग अप कमेटी है, ये है, बाद में तो इन्होंने क्या कर लिया, ये जो मीटिंग में डिस्कस हुआ इसने फिर रिपोर्ट बनाया। भाई अभी तक 12 मीटिंग में हमने जो डिस्कस किया वो ये है, अब तुम एक बार मोहर लगा दो, और जब एक बार मोहर लग जाएगी किसकी, वाइंडिंग अप कमेटी की, बाद में इसको ट्रिब्यूनल को सबमिट कर देंगे। तब तक है, अरे सेल तो बात की बात है, पहले तो डिसाइड तो करने दो कैसे कर रहे हैं। अरे पहले तो ये तो देखना पड़ेगा ना एसेट्स कितने हैं। तुम लोग ऐसा क्यों समझ रहे हो, तो कोई छोटे किराना शॉप को वाइंडिंग अप नहीं है, इट्स अ ह्यूज कंपनी। तुमको ये भी पता नहीं कि तुम्हारे एसेट्स कितने हैं, पहले तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कहां का भी क्या क्या है।
अरे कंपनी है, फैक्ट्रीज है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, तुम्हें तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आपने है कितना, देना कितना है, लेना कितना है, आने वाले कितने, डूब गए कितने, ये सब रिपोर्ट किसको जाएगा? फाइनल रिपोर्ट्स टू अप्रूव्ड बाय द वाइंडिंग अप कमिटी शैल बी सबमिटेड बाय द कंपनी ट्रिब्यूनल। कंपनी लिक्विडेटर तो किसको? तो पहले कौन करेगा? लिक्विडेटर बनाएगा, कमिटी वाले साइन करेंगे, और एक बार वो फाइनल रिपोर्ट बन गया ट्रिब्यूनल के पास सबमिट करेंगे। आगे अब हमारा 200 कौन सा सेक्शन था? 277 खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा सेक्शन है? डिलीट कर दो, कुछ काम का नहीं है। 279 पे आओ, क्या लिखा है? When the winding up order has been passed or a provisional liquidator has been appointed, when winding up order has been passed, winding up order has been passed, winding up order has been passed, बताओ कौन सा सेक्शन है? 273। अरे बोलो ना, वाइंडिंग अप ऑर्डर कहां पे पास हुआ? Or a provisional liquidator has been appointed, no suit or other legal proceedings shall be commenced. एक बार कंपनी मर गई तो उसके खिलाफ अब कोई भी केस चालू नहीं, बिकॉज जो कोई इंसान मर गया, एक बात बताओ, जो आदमी मर गया उसके ऊपर केस हो सकती है? मान लो मेरी डेड बॉडी है, आप बोले स्वप्निल पाटिल बहुत गलत काम किया, इसके ऊपर केस ठोकता हूं। अरे डेड बॉडी के ऊपर क्या केस ठोको गया? वैसे भी क्या ले लेगा उससे? वैसे भी कंपनी मर गई है, उसके ऊपर अगर मुकदमा चलाओ भी तो क्या चलता? उसके बाद में एक बार वाइंडिंग अप चालू हुआ, उस कंपनी के ऊपर कोई भी मुकदमा अब इसके बाद नहीं चालू हो सकता है। और इफ पेंडिंग एट द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर मान लो पहले से ही पेंडिंग होगी, शैल बी प्रोसेस्ड विथ बाय और अगेंस्ट द कंपनी एक्सेप्ट विथ, क्या लिखा है यहां पे? क्या लिखा है? नो। नो शब्दों की शुरुआत चाहिए नो से। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस और pending at the date of winding up order shall be proceeded with or by against of the company except with the leave of the tribunal and such term as tribunal may impose, provided that any application to the tribunal seeking leave under this section shall be disposed of by the tribunal within what? इसका मतलब जानते हो? मतलब कि कंपनी के खिलाफ कोई नई कंप्लेन कोर्ट में नहीं आ सकती, और जो चल रही है पहले से वो भी तभी प्रोसीड होगी जब तक किसने हाँ नहीं बोला? ट्रिब्यूनल। मतलब किसका लीव लेना पड़ेगा आपको? मतलब पहले वाला मुकदमा वापस कंटिन्यू करना है या फिर नए मुकदमे चालू करना है, वो तभी हो सकता है जब कौन हाँ बोल रहा है? ट्रिब्यूनल हाँ बोल रहा है। समझा क्या वो क्या मतलब हुआ? दो चीजें समझ लो इसको। वो नो जो है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कंक्लूड करो ना इसको। क्या लिखा है दोस्तों? कोई भी नई कंप्लेन इनके खिलाफ नहीं आ सकती है जिस दिन से वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया है, और जो पहले भी चल रही थी वो भी नहीं हो सकती। और अगर आपको ये दोनों भी केस में कंटिन्यू करना है, नई भी लाना है और पुरानी भी कंटिन्यू करना है, वो तभी कर सकते हो जब तक आपको किसने हाँ नहीं बोला। वो तभी कर सकते हो जब किसने हाँ बोला? अरे बोलो ना, किसने हाँ बोला? ट्रिब्यूनल ने हाँ बोला। आई होप यू गेटिंग एवरीबॉडी। बोलो क्या हुआ? अरे बोल दो। अरे तुम लोग कंफ्यूजन क्या है? इतनी सिंपल सी बात है, जो कंपनी के ऊपर पहले केसेस चालू है वो लिक्विडेटर केस को सॉल्व करेगा कि वो एसेट्स को बेचेंगे। वो बोले अगर इसको कंटिन्यू करना भी है तो किसके किसके बोलने पर कंटिन्यू करेंगे? ट्रिब्यूनल। मतलब कोई भी कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जो कंपनी बंद हो रही है, तो मुकदमा तभी आगे बढ़ेगा जब ट्रिब्यूनल ने कहा, और नया मुकदमा भी लाना है तो तभी चलेगा जब ट्रिब्यूनल ने हाँ बोला। और उसके बाद में क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी ने प्रोवाइडेड एनी एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल सीकिंग लीव समझता है क्या मांग रहे? किस बारे में? मतलब हमें उनके खिलाफ कंप्लेन करना है, तो ट्रिब्यूनल ने कंप्लेन करने का जवाब जो है 60 दिन के अंदर बोल देना चाहिए, कंप्लेन करे कि नहीं करे उसका जवाब कौन देगा? ट्रिब्यूनल। कितने दिनों के अंदर देगा? 60 दिनों का। और ट्रिब्यूनल ने मान लो हाँ बोल दिया तो कंप्लेन करो, फिर कोई बात नहीं है। नत एक बार कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है ना, उसका बाप, उसकी मां, वो सब ट्रिब्यूनल हो जाता है। और ये जो है ना,
ये जो लिक्विडेटर की बात है, लिक्विडेटर ये पैदा है, किसका पैदा है? ये ट्रिब्यूनल ने ही बुलाया है। मतलब लिक्विडेटर की अपना खुद का कुछ काम नहीं, लिक्विडेटर वही करेगा जो मंजूरी ट्रिब्यूनल रहेगा। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की उनकी सबकी वाट लग जाएगी। अभी कोई भी कंपनी में किसकी भी नहीं चलेगी सिवाय ट्रिब्यूनल और लिक्विडेटर की। मतलब चलेगी ट्रिब्यूनल की, और ट्रिब्यूनल के बिहाफ पे कौन पावर यूज कर रहा है? मतलब सोचो, कंपनी के एसेट्स कंपनी के मालिक को तक बेचने का अधिकार नहीं है। वो बोलेगा मेरी कंपनी है, चुप, तेरी क्या की कंपनी है? जब तूने वाइंडिंग अप को ऑर्डर फाइल कर दिया, मतलब ये कंपनी अब तेरी नहीं रही। ये कंपनी का जो भी करना है वो कौन करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा, और ट्रिब्यूनल के हिसाब से लिक्विडेटर करेगा। नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग इन अपील बिफोर। क्या लिखा है, समझा क्या? मतलब इनके अंदर जो केसेस चल रही वो क्या, वो कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी? कंटिन्यू रहेंगी अगर इसमें कोई केसेस चल रही है तो। और उसके लिए किसकी परमिशन की जरूरत नहीं? ट्रिब्यूनल की परमिशन की भी जरूरत नहीं। समझा? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रही तो वो इसी लगातार चलती रहेगी। आगे बढ़ेंगे। 280 पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। 233 62 मुझे क्या पढ़ना है अभी? 81 मैंने बोला ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80 बोला, 81 पढ़ेंगे। 81 में क्या था यार? मेरे पास 81 नहीं है। हाँ, क्या लिखा है? सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द कंपनी लिक्विडेटर। वेयर द ट्रिब्यूनल हैज मेड वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंटेड कंपनी लिक्विडेटर, such liquidator shall within 60 days from the order submit the tribunal a report containing the following particulars, namely। क्या लिखा? कितने दिन के अंदर? वो वाला खत्म हो गया। वो कौन सी बात थी मालूम क्या? 3 हफ्तों के अंदर उन्होंने वो कमेटी बनाना चाहिए। वो हर मंथ में क्या देंगे, क्या क्या हुआ, कैसे कितना है, और वो उसका फाइनल रिपोर्ट देंगे। वो अलग है। ये क्या चल रहा है? 60 दिनों के अंदर क्या देंगे कि कितने असेट्स। अभी ट्रिब्यूनल बोलेगा ना भाई ये कंपनी जिसका वाइंडिंग अप करने का है। अब कभी कभी वाइंडिंग अप बहुत अच्छे भी होते हैं। कैसे? लाइबिलिटी 1000 करोड़ और असेट से 4000 करोड़। ये अच्छा वाइंडिंग अप है, सब सुख में सबको पैसे मिलेंगे और पैसे बच भी जाएंगे। अब कभी कभी वाइंडिंग अप बहुत भिखारी टाइप का होता है। वाइंडिंग अप में पैसे लग रहे 4000 करोड़ और है असेट 1000 करोड़ की। इस केस में वो लिक्विडेटर परेशान हो जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि लिक्विडेटर को पूरा एक रिपोर्ट बना के ट्रिब्यूनल को देना पड़ेगा कि असेट्स कितने अमाउंट की है, लिक्विडेटर कितने अमाउंट की है, कितने दिनों के अंदर बोला है? 60 दिनों के अंदर। कहां जाएगा? रिपोर्ट कंटेन द फॉलोइंग नेचर एंड डिटेल्स ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग देयर लोकेशन एंड वैल्यू। अरे कम से कम कुछ तो अंदाजा देंगे ना, ट्रिब्यूनल को कुछ तो पता होना चाहिए ना। क्यों नहीं देंगे? अरे अंदाज तो देंगे ना कुछ कंपनी को, ट्रिब्यूनल को कुछ अंदाज तो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब कि देखो बताओ, अगर मान लीजिए तुम कहीं घूमने के लिए गए, तुम्हारी मम्मी पूछ रही क्या चल रहा है बेटा, तो तुम थोड़ा बहुत अंदाज दोगे, और जब पूरा घूम गया होगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगे। पर ऐसा नहीं कि तुम घूमने गए तुम्हें कुछ भी पता नहीं। अब जब लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ तो कुछ तो दिख रहा है ना उसको। इल हैव एन आइडिया कि कुछ तो ये सब चीजों की जानकारी जो मिलेगी उसको, कि क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इश्यूड कितना है, ये तो बैलेंस शीट से समझ जाएगा। क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग एंड द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कितनी है, कोर्ट में कौन सी केसेस चल रही है, डेट से ड्यू टू द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपेशन, समझा क्या, कितने कितने कंपनी को डेट देना है, गारंटी कंपनी, गारंटी व्हेन एक्सटेंडेड बाय द कंपनी, कंपनी ने किसी को गारंटी दिया है क्या, यहां पर कहता नेचर एंड द डिटेल्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये याद मत करना, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे। इतना ही आप पूरा प्रोसेस समझो, अंडरस्टैंड थरली। जो ट्रिब्यूनल को कल्चर के लोग पूछेंगे ना, तुमने लिक्विडेटर अपॉइंट किया था, क्या हुआ उसका, कुछ मालूम है? देखो आपको पता है क्या, लिक्विडेट करने की किसको कही है, कौन जल्दबाजी में, क्रेडिटर्स को, वर्कमैन को, एम्प्लॉय को, वो यही पूछते ना साहब। अरे जिसने ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया होगा, किसको अप्लाई किया था, कोई क्रेडिटर हो सकता है, किसको अप्लाई किया, अरे आरओसी हो सकता है, वो किसको बोलेगा, साहब आपने ऑर्डर तो पास कर दिया, लिक्विडेटर अपॉइंट किया, हमको कुछ पता ही नहीं हुआ क्या है, हमारे पैसे मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले, तो ट्रिब्यूनल शुड बी एबल टू आंसर। तो ट्रिब्यूनल को भी तो पता होना चाहिए आखिर ये मैंने जो लिक्विडेटर को भेजा है उसको क्या मिला है, कितने, आखिर ये लोग जो मांग रहे हैं उनको पैसा मिलेगा भी क्या नहीं मिलेगा। अरे कुछ अंदाजा तो होना चाहिए ना। आज तक, अभी तक तो ट्रिब्यूनल को कुछ पता ही नहीं है।
लिखा है लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन से रहेंगे, ट्रेडमार्क्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ है क्या, सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट वेंचर कुछ है क्या, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी कुछ है क्या, कुछ लीगल केसेस पेंडिंग है क्या, ये सारी जानकारी ऊपर लिखा है। सबसे पहले नेचर एंड द डिटेल्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द एसेट कोई कंपनी में है क्या, उनके लोकेशन कहां है, कैश बैलेंस कितना है, बैंक में कितना है, प्रोवाइडेड दैट द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्टर वैल्यूअर्स फॉर दिस परचेज। क्या लिखा है, एसेट्स की वैल्यूएशन किससे लेंगे आप, रजिस्टर वैल्यू को पूछेंगे कितने कंपनी के एसेट्स है। ये याद मत करो आप, ऑलमोस्ट सारा बैलेंस शीट से समझ जाएगा काफी चीजें तो, और आपके कंपनी के जो लोग हैं ना उनसे बात करके समझ जाएगा, जो कंपनी के सीनियर लोग हैं उनसे बात करके समझ जाएगा ना कंपनी में क्या क्या है, तो पूरा डिटेल। और उसके बाद में क्या होता है कि लिक्विडेटर गेट्स ऑल द राइट्स टू इंक्वायर ऑल्सो, तो जो भी डायरेक्टर जो भी लोग रहते हैं ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लिक्विडेटर को हेल्प करेंगे, वो आएगा अगले सेक्शन में। अब बताओ क्या हुआ, कंपनी हाँ एक बार सबमिट तो करो ना भाई, अभी तक तो कुछ बेचा, अभी तो बेचने की बात तो सब दूर है, अभी डिटेल दे रहे मैं देखा ये इतना सब है, अभी धीरे धीरे में, अरे इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ये 2-4 साल वाला काम है, पूरा लिक्विडेशन 2-3 साल तक जाएगा आराम से। बाद में कभी जब हो जाएगा सारे एसेट्स बिक जाएंगे तब ट्रिब्यूनल को जाके बोलेंगे भाई अब मेरा वार्निंग अब हो गया, इतना इतना पैसा मैं दे चुका हूं, अब तुम एक काम करो कंपनी को डिसॉल्व कर दो, मतलब इसका काम कंपनी का जो नाम है वो आरओसी से हटा दो। The company liquidator shall include his report in a manner in which the company was promoted or formed and wherein his opinion any fraud has been committed by any person in this promotion or by any officer of the company in relation to the company since the formation thereof and any other matter which is an opinion it is desirable to bring to the notice। समझा क्या, अगर उसको लगता है किसी भी किसी ने कुछ भी गड़बड़ की फ्रॉड किया होगा तो ये सारी चीजें भी वो ट्रिब्यूनल के नजर में लाएगा कि हे ट्रिब्यूनल जब मैं सर्च कर रहा था मुझे सारी चीजें ये फ्रॉड भी मुझे मालूम चला, तुम देख लेना, मैं तुमको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं। द कंपनी लिक्विडेटर शैल आल्सो मेक अ रिपोर्ट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट्स व्हिच इज हिज ओपिनियन आर नेसेसरी फॉर द मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। समझा क्या, वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस बंद हुआ है क्या, कई लोगों को लगता है बिजनेस भी बंद हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद होने के बाद हो सकता है जो बिजनेस चल रहा है पर बड़ी खराब हालात में चल रहा है। कभी कभी वाइंडिंग अप में एसेट्स का मैक्सिमाइजेशन कराने के लिए आपको बिजनेस कुछ दिनों तक, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टॉक पड़ा है 5 करोड़ का, अगर आप बोलेंगे आज ही बंद हो गया तो 5 करोड़ का स्टॉक का मिट्टी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि वाइंडिंग अप लिक्विडेटर आएगा मतलब बिजनेस भी बंद, ऐसा मतलब नहीं हुआ। लिक्विडेटर क्या बोलेंगे, ये तुम ये चलाओ, वो डिसीजन देगा जिससे कंपनी को और ज्यादा पैसे आएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे बंद कर दो डेढ़ स्टॉक, डेढ़ क्या रहा, बिकता तो बिकने दो ना मार्केट में, वैसे भी नहीं बिके क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा जो भी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्रोडक्शन हो सकता है रॉ मटेरियल पड़ा हुआ, ऐसा नहीं, वो करेगा, लिक्विडेटर डिसाइड करेगा, वो कमिटी डिसाइड करेगी कि उस समय पे कंपनी के लिए ज्यादा पैसा आने के लिए क्या बेहतर है। समझा, आगे द कंपनी लिक्विडेटर में ऑल्सो इफ थिंग्स इफ इट मेक एनी फर्दर रिपोर्ट, ठीक है, और कुछ भी उसको जो लगता है वो भी रिपोर्ट करेगा। एंड द पर्सन डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ इन राइटिंग टू बी क्रेडिटर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड बाय हिमसेल्फ और बाय हिज एजेंट एट रीजनेबल टाइम्स इंस्पेक्ट। मैंने बोला था ना इंस्पेक्ट करने के लिए कौन आएगा, क्रेडिटर बोलेगा साहब 3 महीने हो गए हमने आपको अप्लाई किया था, अरे कुछ हुआ भी है क्या, नहीं क्या आपने सिर्फ लिक्विडेटर को भेज दिया, अरे हमें यह तो पता होना चाहिए हमारे पैसों का आखिर क्या होगा। तो आदमी बोले रुक जा भाई, रुक जा, इधर आ, ये सब इंस्पेक्ट कर ले, तुझे चिल्ला मत, ये इंस्पेक्शन कर ले, तुझे जो करना कर ले। अंडरस्टूड क्या, क्या पढ़ा हमने, 281 पढ़ा। अब आपको 288 साथ में पढ़ना पड़ेगा, वापस रिपोर्ट की बात हुई है, फिर 281 में भी रिपोर्ट है। 81 का रिपोर्ट क्या है, वन टाइम रिपोर्ट है, और 88 का रिपोर्ट पीरियोडिकल रिपोर्ट से। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, 81 का रिपोर्ट वन टाइम है, 60 दिन के बाद देना ही पड़ेगा। ये कौन सा है, अभी ऊपर हेडिंग ही पढ़ लो उसकी। पीरियोडिकल मतलब क्या, हर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे जो ट्रिब्यूनल बोलेगा उनको सबमिट करना पड़ेगा कि ये सब हुआ है, ताकि ट्रिब्यूनल बार बार किसको जवाब दे सके। अरे लोग आएंगे ना पूछने को, साहब 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, तो ट्रिब्यूनल को भी अंदाजा, कहीं ऐसा तो नहीं, अरे ऐसा भी तो हो सकता है लिक्विडिटी पैसे खा ले रहा है, तो ट्रिब्यूनल को भी पता होना चाहिए आखिर ये लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। आगे बढ़ना करके इसी को पढ़ते, 288 को पढ़ते हम लोग। दिस इज अ न्यू प्रोविजन एंड मैंडेट्स कंपनी लिक्विडेटर टू मेक पीरियोडिकल रिपोर्ट्स टू द ट्रिब्यूनल विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ, समझा क्या, अंडरलाइन द वर्ड प्रोग्रेस ऑफ,
है क्या आपकी बुक में प्रोग्रेस? प्रोग्रेस ऑफ क्या लिखा है? वाइंडिंग अप. एटलीस्ट क्या लिखा है? क्या लिखा? वंस इन अ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ व्हाट? ईच क्वार्टर. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा 3 साल तक चला तो हर 3 महीने में जो जो प्रोग्रेस होंगी, अभी इतना असेट बिक गया, अभी इतना लायबिलिटी चले गया, ये हो गया, वो हो गया. ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रिव्यू इट्स ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी. कौन रिव्यू करेगा? अरे जो लिक्विडेटर ने जो सबमिट करेगा वो उसको देख के क्या करेगा? रिव्यू करेगा ना उसको. एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर एंड मेक सच मॉडिफिकेशन टू द व्हाट? Tribunal has the power to review its order on the application of the company liquidator and make such modification to the previous order pass. क्या समझा आपको इसमें से? जो उसने ऑर्डर दिए थे, कौन से सेक्शन में ऑर्डर दिया था उसने? 273 में जो ऑर्डर दिए थे, तो जो ऑर्डर दिया होगा उसने, ये क्या होगा, वो क्या, तो वो अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है. कभी कभी होता है ना यार, जब कंपनी का जब एग्जैक्ट पिक्चर सामने आ जाएगा तो यू विल गेट पूरा क्लियर आइडिया कि भाई आप, यार मैंने पहले 2 साल पहले ये ऑर्डर दिया था पर वो सही नहीं था. नाउ ही कैन रिवाइज, मतलब वो अपने ऑर्डर को चेंज कर सकता है. दिस रिपोर्ट आर इन एडिशन टू द रिपोर्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी लिक्विडेटर. ठीक है, क्या लिखा समझा? कि इन एडिशन टू कौन सा रिपोर्ट? 281 एंड 276. कुछ समझा भी क्या नहीं? क्या समझा बताओ? 281 में क्या था? ओबीसी के, और वो बोल रही है उसके एडिशन में, ये उसके एडिशन में. तो मंथली रिपोर्ट होना मतलब मंथली रिपोर्ट भी देना है ऊपर, वो लिमिटेड पीरियड के लिए. वो जब वो हो सकता 2-3 महीने में उनका मीटिंग लेके खत्म हो गया, वो खत्म हो गया. उसके बाद में एक 60 दिन वाला देना है, और इसके बाद में ये है. तो मतलब 3 टाइप के रिपोर्ट जाएंगे, 277(6), 281 और साथ साथ में 288. 3 रिपोर्ट जाएंगे. ये मंथली रिपोर्ट वाला ही ना? हाँ, ये है 60 डेज और ये हुआ क्वार्टर. चालू करें, आगे बढ़े. आप ये लाइन लिख दोगे क्या वहां पे, थर्ड वाली? आपके बुक में नहीं होगी, प्लीज राइट डाउन. Everybody, welcome back. Are you there? Page number, now next one, this is section number 278, 79. उसके बाद में 280, 81, 88. कहां पे हूं मैं अभी? 83, 82 है क्या कुछ? डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर. आपको लगता नहीं एक पूरा सीक्वेंस चल रहा है? अरे क्या चल रहा है, इतना नौटंकी है. आपको बताऊंगा मैं, ये बहुत थ्योरेटिकल है, नहीं पढ़ाऊंगा तो पाप है. और करते समय ऐसा बहुत वो नहीं कि आपको बहुत इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है. जस्ट अभी आपने रिपोर्ट सबमिट किया ना उसको हर क्वार्टर में, अब वो कुछ तो बोलेगा ना उसके ऊपर. अब उसके अपने विचार देगा भाई क्या करना चाहिए. तो अभी ट्रिब्यूनल को फिर सबमिट क्यों किया जब ट्रिब्यूनल को कुछ बोलना ही नहीं है? रिपोर्ट सबमिट किया तो कुछ बोलेगा. देखो क्या लिखेगा. ट्रिब्यूनल शैल ऑन कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट फिक्स एंड टाइम लिमिट विद इन विच द एंटायर प्रोसीडिंग शैल बी व्हाट. समझा क्या? क्या बोलेगा? कितने दिनों में तुमने सब खत्म करना चाहिए. अंडरलाइन द वर्ड एंटायर प्रोसीडिंग शैल बी कंप्लीटेड.
Provided that the tribunal may is of the opinion that any stage of the proceeding on the examination of the report submitted by the company liquidator, after hearing the company liquidator, creditors or the contributors or any other interested person, that it will not be advantageous or economical to continue the proceeding, revise the time limit within which the entire proceeding shall completed. समझा क्या लिखा है? क्या लिखा आपने देखा? क्या लिखा है? After hearing क्या लिखा है? Hearing what? अरे यार बहुत इजी था ये. Any stage of the proceeding on the examination of the report submitted by the company after hearing the company liquidator, creditor, मतलब किसका किसका सुनेगा वो? लिक्विडेटर का सुनेगा, क्रेडिटर का सुनेगा, contributors or any other interested person, that it will not be advantageous or economical to continue the proceeding, revise the time limit within which the entire proceeding shall be completed and what company to be done. समझा क्या? अगर उसने पहले कुछ टाइम लिमिट फ्रेम किया होगा और बाद में क्रेडिटर ने आके बोला साहब इतना दिन मत कराइए, हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो अपने टाइम लिमिट को रिवाइज करा सकता है. पहले बोलूंगा 1 साल में खत्म कर दो, बाद में वो रिवाइज करा सकता है. द ट्रिब्यूनल में ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट, अभी वही बोल रहे हो जो रिपोर्ट कहां दिया था 281 में जो रिपोर्ट दिया ना हमने, अरे बोलो ना, उस रिपोर्ट के ऊपर बोल रहे हैं सबमिटेड इट बाय द कंपनी लिक्विडेटर एंड आफ्टर हियरिंग द कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर और द कॉन्ट्रीब्यूटर. अच्छा 281 में कौन सा रिपोर्ट दिया आपने? एक 60 डेज वाला. तो अब उसके ऊपर क्या बोलेगा वो, कितने दिनों में तुमने खत्म करना चाहिए. अब आगे क्या बोलेगा, मे एग्जाम द रिपोर्ट सबमिटेड, जो ट्रिब्यूनल ने सबमिट किया है उसको, एंड आफ्टर हियरिंग द कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर, कॉन्ट्रीब्यूटर्स और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन, ऑर्डर सेल ऑफ द कंपनी एज गोइंग कंसर्न. समझा क्या? अब कब ऑर्डर आएगा? आप पूछ रहे थे ना मुझे पहले, सर असेट्स कब सेल करेंगे? 60 दिनों का रिपोर्ट देने के बाद में जब उसको ऐसा फील होगा क्या वो कुछ बोल रहा है, उसके बाद में क्या करेगा वो, प्रॉपर्टी कैसे कैसे सेल होना चाहिए वो बताएगा. वो कौन से ऑर्डर में सेल होना चाहिए, कौन सा ऑर्डर सेल मतलब कब कब सेल करने के लिए वो बोलेगा कि आप सेल कर दो. प्रोवाइडेड दैट द ट्रिब्यूनल में वेयर इट कंसीडर्स फिट अपॉइंट सेल कमेटी. समझे? अच्छा तो सेल करने के लिए क्या बचा है कंपनी के पास में? अरे कंपनी का फर्नीचर है, कंपनी के कंप्यूटर्स है, कंपनी का मशीनरी, लैंड है, सब बेचेंगे. कंप्राइजिंग ऑफ सच क्रेडिटर्स, प्रमोटर, ठीक है, कुछ नहीं, सेल कमेटी अपॉइंट करेंगे. वेयर अ रिपोर्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी लिक्विडेटर और द सीजी और एनी पर्सन दैट अ फ्रॉड हैज बीन, क्या लिखा है? अरे कुछ बोलो. फ्रॉड हैज बीन कमिटेड in respect of the company, the tribunal shall without prejudice to the process of the winding up order investigation. समझा क्या लिखा है? जो अब बताओ ना, आपको लगता नहीं दोनों भी बातों में वही लिखा है? आप समझ रहे नहीं? 281 में क्या हुआ, आपने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में उसमें क्या लिखा था कि क्या क्या फ्रॉड किया वो भी लिखा था, पर इसको भी लग रहा 281 में आपने लिखा ना ये फ्रॉड किया वो भी लिखा था. पर अभी क्या लिखा, अगर उसको लगता है ट्रिब्यूनल को इस आदमी ने फ्रॉड किया था तो वो तो वाइंडिंग अप का केस तो अलग ही चलेगा, पर जिसने फ्रॉड किया है वो इंस्पेक्टर को बुला के उसका इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, 210 में लिखा है. मतलब इन एडिशन टू वाइंडिंग अप प्रोसेस उस आदमी का इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो जाएगा. ऑन कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन इट मे पास ऑर्डर गिव डायरेक्शन अंडर सेक्शन व्हाट 339 टू 342 और 339 342 आएगा आगे, आने वाला है. ठीक है ना. और क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर देंगे उसके अगेंस्ट में, हु वर इन्वॉल्व्ड. The tribunal may order for taking such steps and measures as may be necessary to protect the preserve or enhance the value of, क्या लिखा है? Protect, preserve or enhance the value of the assets. Taking such steps. तो ट्रिब्यूनल इस कंपनी के assets को बचाने के लिए कोई भी उचित स्टेप उठा सकता है. ट्रिब्यूनल में पास सच ऑर्डर, जो भी उसको ठीक लगता है वो ऑर्डर पास करेगा, उसमें कुछ नहीं. 283 पे हम लोग को जाना होगा. क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है. एक बात पूछता हूं मैं आपसे, कंपनी के प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? अभी वाइंडिंग अप के बाद में शेयर होल्डर. आंसर गलत, आंसर गलत. अब है ट्रिब्यूनल. कस्टडी सिर्फ लिक्विडेटर की होंगी, मालिक कौन हो गया इसका? ट्रिब्यूनल. समझे आप? अरे बोल रहे ना. वेयर द वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन मेड, वेयर द प्रोविजनल लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड, द कंपनी लिक्विडेटर, क्या लिखा है? Provisional liquidator, as the case may be, on the order of tribunal, take into his custody. Custody किसकी रहेंगी? ट्रिब्यूनल की. नहीं, custody किसकी रहेंगी? लिक्विडेटर. पर लिक्विडेटर किसके हिसाब से काम करता है? आगे बढ़ना.
ऑल कंट्रोल, वो कंट्रोल करेगा ऑल द प्रॉपर्टी इफ इट्स एक्शनेबल क्लेम्स टू विच द कंपनी अपीयर्स टू बी एंटाइटल्ड टू टेक सच स्टेप्स एंड मेजर्स। तो मतलब वो कैसे लिक्विडेटर अब कंपनी के प्रॉपर्टी की पूरी हिफाजत करेगा। अब कंपनी के लोग नहीं रहेंगे, अभी क्रेडिटर नहीं करेगा ना डेटर करेगा, कोई नहीं करेगा, अभी कंपनी के डायरेक्टर्स भी नहीं करेंगे। Notwithstanding anything contained in subsection 1, all the property effects of the company shall be deemed to be in the custody of, deemed to be in the custody समझता है क्या? ऐसा माना जाएगा वो किसके कस्टडी में है? अरे वही तो ओनर है, ये सिर्फ उसका पैदा है, वो लिक्विडेटर का कुछ भी नहीं चलता है वहां पे। लिक्विडेटर क्या करेगा, किसकी सुनेगा? हाँ, तो ऐसा फिर भी भले ही वो लिक्विडेटर के पास में, पर फिर भी ऐसा माना जाएगा किसके पास है? आगे बढ़ो। On an application by the company liquidator or otherwise, the tribunal may at any time after the making of or binding of order require any contributory for time being on list of contributories and any trustee, receiver, banker, agent, officer or the other employee of the company to pay, deliver, surrender, transfer forthwith within such time tribunal directs to the company liquidator any money, property, books, papers in his custody or under his control to which the company is appeared to be entitled। समझा क्या लिखा है? मतलब इन लोगों के पास में, अंडरलाइन करो, इन लोगों के पास में कंपनी की कोई प्रॉपर्टी, कंपनी की कोई पेपर, कंपनी कोई पैसा होगा तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा तुम लाके दे दो कस्टडी के पास। किसके पास लाके दे दो? लिक्विडेटर के पास लाके दे दो। अरे ये लोग है ना, इनके पास में कंपनी का कुछ भी पैसा होगा, कुछ भी प्रॉपर्टी होगी, तब ये ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा? अरे मतलब ट्रिब्यूनल में क्या बोलेगा कि तुम ये जो है हमारी चीज है वो वापस लाके दे दो। किसको लाके दे दो? कंपनी को। कंपनी को लाके दो मतलब किसको? लिक्विडेटर को लाके दो। क्या पढ़ेंगे हम? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ लो अभी खुद से। किसके क्या लिख रखो, किसने कोऑपरेट करना चाहिए? अरे इनको कुछ पता नहीं कंपनी की जायदाद कौन से ब्रांचेस में क्या है। अगर वो लिक्विडेटर आएंगे बोलेंगे बताओ भाई तुम्हारे कंपनी का क्या है, तो दे शुड कोऑपरेट। अगर ये नहीं लिखेंगे तो लिक्विडेटर को क्या सपना गिरेगा कंपनी के प्रॉपर्टीज का है? मैं तो बाहर का आदमी, मैंने तुम्हारी कंपनी 50 साल से तुम चला रहे हो, तो तुमसे अच्छा कौन जानता? तुम बताओ तुम्हारी कंपनी का एसेट्स का है, तुम्हें किसका देना है। यू शुड कोऑपरेट, भले ही तुम करंट हो या पास्ट एम्प्लॉय हो। लिखा ना यहाँ पे, देखो पास्ट भी लिखा है। प्रमोटर, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय हु आर और हैव बीन ऑफ द कंपनी और एक्टिंग और एसोसिएटेड विद द कंपनी शैल एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन। समझा? फुल कोऑपरेशन होना चाहिए। किसकी साइड से? ये लोगों की साइड से, प्रमोटर, डायरेक्टर, सबने। Where any person without reasonable cause fails to discharge his obligation under subsection 1, he shall be punishable with the imprisonment which may be extended up to what? अगर सपोर्ट नहीं किया तो पनिशमेंट देंगे। 285। बहुत भारी लिखते हैं लोग, इसको पढ़ाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा है, छोटा सा सेक्शन देखते हैं। 286 पे आ जाओ, चालू करें? चालू कर रहा हूं मैं सर। ऐसे सेक्शन फटाफट को देंगे, उसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही चलते रहेगा। अभी मैं पढ़ाते रहूंगा, आप समझते रहेंगे, पढ़ाते रहूंगा। आज हमें 325 तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। अभी क्या मंजिल से हम लोग 40 सेक्शन दूर है, सिर्फ 15 हमने कर लिया ऑलरेडी। 7 याद करने का किसको है? क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अभी एक डायरेक्टर है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्या डायरेक्टर सही कर रहा है? डायरेक्टर बोल रहा मैं क्यों कोऑपरेट करूं, मैं तो पुराना हूं। आप बताओ डायरेक्टर का ऑब्जेक्शन टेनेबल है क्या? आप बोलेंगे सेक्शन का प्रोविजन याद करो। सेक्शन नंबर बहुत डेंजरस है इसके। 108 सेक्शन नंबर परवड़ेगा नहीं 8 मार्क के लिए, तो आई डोंट एडवाइज। मैं आपको 15 सेक्शंस बता दूंगा जो याद करने हैं, जो प्राइम है, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी तो आया तो बोल देना एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। ये सिलसिला चालू कहां से होता है? 270 से लेकर 300, 384, 377, 378, 108 सेक्शन है भाई। याद करना परवड़ेगा नहीं। चैप्टर का वेटेज 8 से 10 आपको कल भी दिखाया था मैंने। करना है तो बोलो, नहीं तो छोड़ दो ऑप्शन में। क्या बोलते चंडी? छोड़ दो यार, अकेले में कर लो, थेरी तो है। क्या कन्नड़ का पढ़ेंगे ना? एक बार पढ़ लेते, नहीं समझ रहे तो अपन पढ़ लेते अच्छे से, एक बार पढ़ के खत्म करते। क्या बोलते? टेंशन नहीं चाहिए। जब मैं कॉर्पोरेट लॉ का एग्जामिनेशन देने जा रहा हूं तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये छोड़ा है।
एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत है? अरे अगर आपने अभी क्लास में भी पढ़ लिया और इसके ऊपर रिलेवेंट कोई केस स्टडी आ ही गया ना, तो आपको याद आ ही जाएगा यार। ऐसा रट्टा मार नहीं करने का अपने को इसका। ऐसा नहीं पूछेंगे राइट डाउन सेक्शन नंबर 286, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके प्रोविजन से लेकर सेक्शन आएगा, है ना? ठीक, आगे बोलो। इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड बट लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज अनलिमिटेड। नहीं समझा? लिमिटेड कंपनी में लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है और किसकी अनलिमिटेड होती है? कंपनी की लिमिटेड, कंपनी की अनलिमिटेड होती है। इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, मतलब कंपनी लिमिटेड नहीं होती, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब मेंबर उतने ही पैसे देंगे जितना उनका अनपेड शेयर कैपिटल है। एनी पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर, अ पर्सन हु इज और हैज बीन, एक तो डायरेक्टर है या डायरेक्टर था, डायरेक्टर मैनेजर, हुज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इस चैप्टर ने बजाया है उन लोगों को जो लोग कौन है? डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर मानो इस जमाने में जो लोग डायरेक्टर थे और डायरेक्टर थे, डायरेक्टर है जो भी, शाल इन एडिशन टू दे हिज लाइबिलिटी इफ एनी टू कॉन्ट्रीब्यूट एज एन ऑर्डिनरी मेंबर। मान लो 10 रुपए में से 6 रुपए बुलाए थे, 4 रुपए बाकी थे, और ये डायरेक्टर है वो मेंबर भी है। आपको समझा हुआ मैं क्या बोल रहा? ये ऐसा मेंबर है जो डायरेक्टर, अरे डायरेक्टर के पास भी शेयर हो, अब मुकेश अंबानी डायरेक्टर भी शेयर होल्डर भी है, तो मुकेश अंबानी को कितने पैसे देना पड़ेंगे? जितने अनपेड है, अनपेड शेयर कैपिटल एज ए मेंबर देना पड़ेंगे। पर जो उसके हयाती में जो जो गंदा काम हुआ है, जो गंदे काम में वो शामिल था, उसके लिए तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी उसकी। तो उसको पैसा कितना देना पड़ेगा? एज ए मेंबर जितना कंट्रीब्यूट करना वो तो करना ही है, और जो एज ए डायरेक्टर जो गंदा काम किया वो भी पैसे देना है। लिखा ना, देखो, इन एडिशन टू हिज लाइबिलिटी इफ एनी इन कंट्रीब्यूट एज ए ऑर्डिनरी मेंबर बी लाइबल टू मेक अ फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन एज इफ ही वर एट द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। नहीं समझा तो बोलोगे आपस? क्या बोला? मतलब liable to make further contribution as if he were at the commencement of winding up a member of what? मतलब कि उसको दो पैसे देना है, एज ए मेंबर भी देना है और एज ए डायरेक्टर भी देना है। मेंबर के लिए कितने पैसे देगा वो? अनपेड जितना है, और डायरेक्टर में जितना उसको, देखो डायरेक्टर की तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। तो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझता है, जितना लोगों का जितना भी लोगों को जितना तकलीफ हुआ इनकी वजह से, सारे डायरेक्टर मिलके भर के देंगे, घर में से लाके देंगे। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? घर में से। अब बस शेयर होल्डर को घर में से लाके नहीं देना पड़ेंगे, शेयर होल्डर उतने पैसे देंगे जितने का वो मालिक था। तो जान दो, इन शॉर्ट ये सेक्शन ने किसकी बजाई है? डायरेक्टर छूट नहीं सकता, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज, पर कौन से डायरेक्टर, अभी पूरा खुलासा किया कौन से डायरेक्टर से पैसे लेंगे? अ पर्सन हु हैज बीन अ डायरेक्टर और मैनेजर शैल नॉट बी लायबल टू मेक सच फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन इफ ही हैज सीज टू होल्ड ऑफिस फॉर अ ईयर और अपवर्ड्स। अगर मान लो ये डायरेक्टर कब का था? कमेंसमेंट आज हुआ है और वो 1 साल पहले ही छोड़ के गया था। मतलब कमेंसमेंट होता है 1/1/17 को, और ये 1/1/16 के पहले ही जॉब छोड़ के गया था। मतलब 1/1/17 को कमेंसमेंट हुआ है और 1/1/16 को जॉब छोड़ के गया था, उसके पहले ही। तो फिर आप बोलेंगे यार तेरे छोड़ के जाने के 1 साल बाद वाइंडिंग अप हुआ, तो आदमी क्या बोलेंगे यार, अरे ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? मेरी वजह से वाइंडिंग अप हुआ, इसका ये मेरी वजह से वाइंडिंग अप हुआ, ऐसा नहीं है। मैं छोड़ के गया, फिर न जाने कितने लोग नए आए, बाद में कंपनी वाइंडिंग अप हुई, तो मुझसे क्यों पैसे ले रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, a person who has been a director shall not be liable to make such further contribution in respect of any date liability of the company contracted after he ceased to hold what। मतलब उसके जाने के बाद, सुनो ना एक बार, अरे सुन लो ना एक बार, सुन लो। मान लो वो 1/1/17 को कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ और वो गया था 1/6/16 को, 6 महीने पहले। फिर आप बोलेंगे इससे तो पूरे पैसे लेना पड़ेंगे। नहीं, तो वो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे तो ये तो सर अभी का है, इसे तो लेना पड़ेंगे। पर उसने क्या प्रूव करना चाहिए साहब, ये जो लाइबिलिटी जो बनी है, ये मेरे जाने के बाद, मैं जब था तब मैंने लाइबिलिटी नहीं ली थी,
ये जो संडे क्रेडिटर्स आपने 400 करोड़ रुपए जो बैंक से उधारी पे लिए ना, ये कब लिए थे? 1/6/16 के बाद। मतलब आपने 1/7/16 के तारीख को आपने संडे क्रेडिटर बढ़ाए होंगे, तब तक तो मैं जॉब भी छोड़ दिया था। मतलब ये लाइबिलिटी जो आज कंपनी नुकसान में आई है, मेरे जाने के बाद है, तो मुझसे पैसे मत लो। Subject to the RTR of the company, a director or manager shall not be liable to make such a further contribution unless tribunal deems it necessary to require the contribution in order to satisfy the debts and liability of the company. क्या लिखा है? Subject to the RTR of the company, a director or manager shall not be liable to make such a further contribution unless कौन necessary नहीं समझता? ट्रिब्यूनल जब तक नहीं समझता तब तक वो पैसे नहीं लेंगे। टू रिक्वायर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डेट। ठीक है ना? क्या बोलना है? मतलब जो भी होगा पैसे उतने लिए जाएंगे। लिक्विडेटर चाहे कितने भी पैसे मांग ले, पर वो लिक्विडेटर अगर किसी डायरेक्टर से पैसे मांगेगा तो किसकी परमिशन चाहिए उसको? मतलब ट्रिब्यूनल जब तक हाँ नहीं बोलता तब तक लिक्विडेटर किसी भी डायरेक्टर से पैसे नहीं लेंगे। मतलब कब कब डायरेक्टर से पैसे नहीं लेंगे? अगर डायरेक्टर 1 साल पहले छोड़ के गया था और भले ही अभी अभी छोड़ के गया होगा, पर लाइबिलिटी निर्माण हुई है उसके जाने के बाद, तो उससे पैसे नहीं लेंगे। एडवाइजरी कमेटी 287 में लिखा है, द ट्रिब्यूनल में वाइल पासिंग एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी डायरेक्ट दैट देयर शैल बी एन एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द कंपनी। क्या लिखा है? एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द कंपनी। अब तो नहीं, एडवाइजरी कमेटी की बात हमने की थी, 3 हफ्ते के अंदर एडवाइजरी कमेटी आना चाहिए ऑर्डर देने के। वो एडवाइजरी कमेटी के ऊपर एक स्पेशल सेक्शन बनाया हुआ है, एंड रिपोर्ट द ट्रिब्यूनल ऑन सच मैटर्स एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। अब बताओ, एक लिक्विडेटर से काम तो होगा नहीं, तो उसको क्या करने के लिए लिखा ना, शाल बी एडवाइजरी कमेटी, जो किसको एडवाइज करेगी? लिक्विडेटर। एडवाइजरी कमेटी अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन कितने? 12 मेंबर होंगे उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं होंगे। बीइंग क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द कंपनी और सच अदर पर्सन इन सच प्रपोर्शन एज द ट्रिब्यूनल में, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ कंपनी अंडर लिक्विडेशन। द कंपनी लिक्विडेटर शैल कन्वीन अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर The company liquidator shall convene the meeting of creditor contributor as ascertained from the books and documents of the company within 30 days on the date of order of winding of the enabling tribunal to determine the person who may be member of the what। समझा क्या लिखा है? अरे इसमें 3 लोग, 3 मेंबर होते हैं इसमें। एक तो कौन होता है? लिक्विडेटर होता है, एक तो क्रेडिटर होता है, और एक तो प्रोफेशनल लोग होते हैं। 3 लोग इसके मेंबर बनते हैं। कौन से? एक तो लिक्विडेटर खुद, एक तो क्रेडिटर, और तो प्रोफेशनल लोग। तो क्या करते हैं, इनकी मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे, क्रेडिटर की और कॉन्ट्रीब्यूटर्स की, और फिर क्या देखेंगे इनमें से कौन से लोग हैं जो इस कमेटी में आने लायक है, जो होशियार है, तो इसके लिए उनकी मीटिंग करवाए। कितने दिन के अंदर? ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर इनकी मीटिंग करवाए। आगे, द एडवाइजरी कमेटी शैल हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी जो एडवाइजरी कमेटी जो अपॉइंट की है, उनमें ये राइट है कि वो बुक्स देख सकते हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कन्वीनिंग अ मीटिंग, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड thereat, other matters relating to the conduct of business by the advisory committee shall be such as may be prescribed। कोई बात नहीं। The meeting of advisory committee shall be chaired by what? Company liquidator। मतलब एडवाइजरी कमेटी का हेड कौन होगा? लिक्विडेटर ही होगा, पर उसको असिस्ट करने के लिए 12 लोगों की टीम बनेगी, जिसमें कौन कौन होगा? कॉन्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, और कोई अदर प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। क्या ज्ञान मिला आपको इसमें से? 12 लोगों की टीम हो सकती है जो लिक्विडेटर को ज्ञान देंगे। 30 दिन के जैसे ऑर्डर आया वाइंडिंग अप का, 30 दिन के अंदर मीटिंग होगा, और मीटिंग में देखेंगे कौन से लोग एलिजिबल है इसके क्या बनने के लिए? मेंबर्स बनने के लिए। 219 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर। सेक्शन नंबर देखते चलो सिर्फ। हाँ नहीं, वो लेते हैं। 290 क्या है? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर। 291 है प्रोविजन फॉर द प्रोफेशनल असिस्टेंस टू कंपनी लिक्विडेटर। 292 एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स पावर्स। बुक्स टू बी कीप्ड बाय द कंपनी लिक्विडेटर। ऑडिट ऑफ द कंपनीज लिक्विडेटर अकाउंट्स। पेमेंट ऑफ डेट बाय कॉन्ट्रीब्यूटर एंड एक्सटेंड ऑफ सेट ऑफ। पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू मेक कॉल्स।
एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, पावर्स टू ऑर्डर कॉस्ट। क्या पढ़ा रहे सर अभी? यही सब पढ़ना है जिंदगी में। मजा है ना? कैसा लग रहा है आपको? कुछ सेक्शंस नहीं है हमको, देखो ना, 304 से लेके 323 तक नोटिफाई नहीं हुए, तो आपको टारगेट कब तक है? 303 तक है। तो बहुत अच्छी बात है हमारे सामने, ये इतने सेक्शन नोटिफाई नहीं है। आप कितना खुश हो गए? चलो हम लोग एक पॉज लेते हैं, अभी बस हो गया। हम लोग एक गाना बजाते हैं, आगे बढ़ेंगे शांति से। जरूरत नहीं है अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा पागल हो जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। अभी क्या करेंगे? 300, अभी कहां से जाएंगे अपन? 290 से लेके 303 तक बैक टू बैक करेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के पश्चात फिर ये खत्म करेंगे, और 2-3 सेक्शन है जो अगले सेक्शन खत्म करेंगे। और अगर आप पूछेंगे सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, तो कल खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको श्योरली बोल सकता हूं कल खत्म हो जाएगा। अब नहीं, हम कुछ और पढ़ाएंगे।